Good evening all, and today we'll start with catalysis. Guys, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर जब स्टॉप किया था तो कैटालाइसिस के कौन से पॉइंट पे स्टॉप किया था? लास्ट पॉइंट क्या था कैटालाइसिस का? कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे हम लोगों ने कर लिए थे क्या? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग थे। ओके, तो 7th कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा के दिया था क्या मैंने? कैरेक्टरिस्टिक्स 7th। ओके, 6 आर डन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, इसमें पॉइंट नंबर 7 was catalyst do not initiate a reaction। ठीक है, तो ये हम लोगों का पॉइंट है। बाय द वे गाइस, बिफोर आई फॉरगेट, टुमारो आई विल टेक अ लेक्चर। ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर होगा, हार्डली 1 आवर के रेंज में। ठीक है, 1 आवर तक का एक छोटा सा लेक्चर होगा, एंड विच विल बी फ्रॉम 11 सॉरी विच विल बी फ्रॉम 10 AM टू 12 टाइमिंग रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड विच विल टेक ऑन एन एवरेज 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में वो खत्म हो जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो कल वापस मिलेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ टेस्ट है, टेस्ट तुम लोग पूरे दिन में कभी भी दे सकते हो ना। हाँ, 12 PM। ठीक है, ओके। तो गाइज, विच टॉपिक? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, टुमारो आई विल टेक अ एक्स्ट्रा लेक्चर। ठीक है, हम्म, ओके। कल कैसे तुम लोगों का ऑफलाइन लेक्चर है यार? ओके, तो इसमें एक एक्सेप्शन है गाइस। एक्सेप्शन, व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, एक्सेप्शन इज क्वाइट सिंपल। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2H2। गाइस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे विल नेवर रिएक्ट व्हेन वी मिक्स इट। ठीक है, तो ये रिएक्ट कब करेंगे? ओके गाइस, अगर ये मैंने 6 पॉइंट लिख के दिया था तो मैंने कोई 2 पॉइंट्स मर्ज कर दिए रहेंगे बीच वाले। ओके, तो मतलब सारे पॉइंट्स मेरे लिखा के हो गए थे। तो गाइस, अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनको मैंने मिक्स करके रख दिया तो दे विल नेवर रिएक्ट। तो ये रिएक्ट कब करेंगे? व्हेन वी ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, और एल्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। जब तक कैटलिस्ट ऐड नहीं होता तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो प्लैटिनम प्लैटिनम स्टार्ट रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द एक्सेप्शन। ठीक है, ओके, एंड आई गेस फिर एक पॉइंट लिख दो। ये 6 पॉइंट है ऐसे बोल रहे हो तुम लोग, तो ये पॉइंट लिख के दिया था क्या मैंने? अब मुझे भी याद नहीं है गाइस कि लास्ट टाइम मैंने कौन से पॉइंट्स कवर कराए थे, बट ये पॉइंट लिख के दिया था कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल reactant and product remains constant। ठीक है, तो अगर ये भी लिख के दिया था तो सारे पॉइंट्स लास्ट टाइम में मैंने लिखा के दे दिए थे। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो नाउ गाइस, ओ भैया देखो कैसे होगा। हम लोगों ने ये ग्राफ पहले भी बहुत बार ड्रॉ किया है, अभी वापस एक बार ड्रॉ करने वाले हैं। ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ये ग्राफ अभी तक बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो कैसे होता है गाइस? एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं।
अब मुझे बताओ, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी ऑफ रिएक्शन बढ़ती है या कम होती है? तो गाइस दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन की एनर्जी बढ़ते जाती है, पता है ना, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। कुछ तो रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ते जाता है, एंड एक पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी रहती है। मैक्सिमम एनर्जी रीच होने के बाद बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वापस एनर्जी कम हो जाती है। सो गाइस at this point energy of reactant is there, and at this point energy of product is there, बराबर। अगर मैं ये दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है पूछूं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? चलो जल्दी आंसर करो। ये दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं, वेरी नाइस महेश। तो सानी का करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एच, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एच। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? तो डेल्टा एच बोलते हैं इसे, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच, विच इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है गाइस। तो अगर तुम लोग देखोगे रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है तो एनर्जी बाहर रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई? तो मेरे ख्याल से ओवर हियर एनर्जी इज रिलीज, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। अब गाइस व्हाट इज दिस डिफरेंस? ये डिफरेंस क्या रहता है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू मैक्सिमम एनर्जी स्टेट, व्हाट इज दिस डिफरेंस? वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ईए, करेक्ट बोल रहे दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब गाइस कैटलिस्ट अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है? कैटलिस्ट अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, वेरी नाइस। एंड वो प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रणव करेक्ट आंसर है। तो वो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या करता है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या रहता है करता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी वो सेम रखता है। वो गाइस याद रखना, कैटलिस्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी को हाथ बिल्कुल नहीं लगाता। वो किसकी एनर्जी चेंज करता है? वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है। कैटलिस्ट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, इट ओनली चेंजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो ईए को चेंज करता है, ठीक है। दिस इज ईए डैश। तो गाइस दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विथ कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ये हम लोगों ने काइनेटिक्स में भी देखा है, बराबर। दिस इज विदाउट कैटलिस्ट एंड दिस इज विथ कैटलिस्ट, दिस इज विथ कैटलिस्ट। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? अगर गैस तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू भी सेम रहने वाली है, बिकॉज कैटलिस्ट ने एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बट गैस सम सब्सटेंसेस आर देयर व्हिच rather than decreasing the energy they increase the energy. Some substances are there which rather than decreasing activation energy they increases activation energy. मुझे बताओ इन सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्शन का रेट बढ़ा रहे ऐसे बोलेंगे या कम कर रहे ऐसा बोलेंगे? तो these substances इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन या डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन? करेक्ट बोल रहे हो गाइज। यहाँ पे रिएक्शन स्लो डाउन हो रही है, देखो गाइज ई ए बढ़ गया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो एनर्जी का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इन्हें हम लोग बोलते हैं जो एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हैं एंड रेट ऑफ रिएक्शन कम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर्स, दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स, दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर, जो कि रिएक्शन का रेट कम करते हैं। अब गाइस मुझे बताओ इनहिबिटर हमारे क्या काम के? यहाँ पे इनहिबिटर्स की हम लोग एक हेडिंग डाल देते हैं, इनहिबिटर्स substances which decreases rate of reaction are called as इनहिबिटर्स, ठीक है। तो गाइस इनहिबिटर्स हम लोग उनको कहाँ पे काम आएंगे? देखो गाइस लेट्स अज्यूम
कि तुम लोगों ने, हाँ, टू प्रिवेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो गाइज अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट आगे जा रही है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन हो सकती है? लेट्स अज्यूम कि तुम लोग मार्केट में जाके तुम लोगों ने पेरोक्साइड खरीदा, ठीक है। पेरोक्साइड यूजुअली हम लोग नेल क्लीनिंग में यूज करते हैं गाइस, मतलब घर पे। अगर तुम लोगों को घर पे किसी चीज के लिए पेरोक्साइड चाहिए तो यूजुअली वो नेल क्लीनिंग के लिए रहता है, या फिर मैनिक्योर पैडिक्योर, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस पेरोक्साइड तुम लोगों ने खरीदा, एंड पेरोक्साइड की एक रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन, इट डिकम्पोजेज, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो पेरोक्साइड डिकम्पोज होके H2O प्लस O2 गैस में कन्वर्जन होता है। अब मुझे बताओ गाइस, अगर तुम लोगों ने इसे खरीदा, ठीक है, पेरोक्साइड खरीद के लाया मार्केट में से, एंड फिर तुम लोगों को उस बॉटल ओपन करने के बाद पता चला कि यार उसमें से थोड़ी सी ऑक्सीजन गैस बाहर आई, एंड बाकी बचा हुआ वाटर था। तो मतलब तुम लोगों को अच्छा फील होगा क्या कि यार इतने मेहनत से पैसे खर्च करके हम लोगों ने कुछ चीज लाई है, एंड उससे मतलब वो तो मिली नहीं, उल्टा डिकम्पोजिशन होके वाटर एंड ऑक्सीजन मिला? बिल्कुल नहीं। तो टू प्रिवेंट दिस, मैन्युफैक्चरर इसके अंदर क्या ऐड करके रखेंगे, मतलब टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, मैन्युफैक्चरर इसमें क्या ऐड करेगा? इनहिबिटर। एंड इन दिस रिएक्शन इनहिबिटर इज H प्लस, in this reaction inhibitor is H plus or else ethylene glycol, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन में इनहिबिटर जो है वो H प्लस या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल रहता है, ठीक है। तो सी, हम लोगों को जो रिएक्शन नहीं चाहिए उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग इनहिबिटर्स यूज करते हैं, इतना याद रखा, ठीक है। नाउ गाइस लाइकवाइज सिमिलरली, ओके, जस्ट मिनट गाइस, ये लिख दो। यस गाइस, ओके। सो अब नेक्स्ट गाइस, तुम लोगों ने ये कंपाउंड देखा है क्या? अब देखा तो है, ठीक है, बट देखते हैं कितने लोगों को इसका नाम पता है। तो दिस कंपाउंड CHCl3, name of this compound is, name of this compound is क्वेरिनस सानी का क्लोरोफॉर्म। दिस कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म, यस करेक्ट आंसर है, राउंड करेक्ट आंसर है। तो गाइस दिस कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म, यस करेक्ट आंसर है। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। बाय द वे ये क्लोरोफॉर्म यूज कहाँ पे होता है? क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का यूज है किडनैप करने में, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो लोगों को किडनैप करने में किडनैपर्स यूज करते हैं, हम लोगों को तो वही यूज पता है अभी तक। तो गाइज समझो कि तुम लोग क्लोरोफॉर्म रुमाल पे रख के किसी को किडनैप करके गए, ठीक है, एंड किडनैप करते वक्त क्लोरोफॉर्म रुमाल पे है एंड रुमाल पे ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों की रिएक्शन हो गई, एंड इन दोनों की रिएक्शन होके ना गाइज ये कंपाउंड बनता है Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl प्लस HCl गैस निकलती है, वो मैटर नहीं करती, हम लोगों को यहाँ पे रिएक्शन स्टडी करनी ही नहीं है, ठीक है। नाउ गाइज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉस्जिन, फॉस्जिन, एंड दिस कंपाउंड इज हाईली टॉक्सिक और पॉइजनस, ठीक है। तो गैस तुम लोग किसी की किडनैप करने आए और किडनैपिंग के बदले तुम लोगों ने मर्डर कर दी, ठीक है, जहाँ पे 2 साल की सजा होने वाली थी वहां पे लाइफ टाइम की हो जाएगी। तो गैस मुझे बताओ, या फिर इवन कॉलेजेस में लोगों को एक ये रहता है, पैड रहता है कि वो रुमाल पे ये ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को ही सुंगाते हैं मजाक मस्ती में, ठीक है। तो मस्ती करने गए और फ्रेंड को मार दिया, तो ये यूजुअली ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, और ऐसा होता भी नहीं है, बहुत सारे लोग मजाक मस्ती में ये क्लोरोफॉर्म रुमाल पे लेके फ्रेंड्स को सुंगा देता है, बट कोई मरता है नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा कॉलेज है? हर एक कॉलेज में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट रहता है, अभी तक तुम लोगों के हाथ में दिया नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि तुम लोग भी वही करोगे जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, इसलिए। तो गाइस यूजुअली दिस डज नॉट हैपन, व्हाई? बिकॉज क्लोरोफॉर्म से फॉस्जिन यूजुअली बनता है नहीं,
क्यों नहीं बनता? क्लोरोफॉर्म से फॉस्फेट क्यों नहीं बनता? बिकॉज वी एड इनिबिटर एंड ओवर हियर इनिबिटर इज इथाइल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म में इथाइल अल्कोहल मिक्स किया रहता है एंड इसमें इथाइल अल्कोहल एक्ट एज अ इनिबिटर। ऑल्सो 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 क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन, क्लोरोफॉर्म की बॉटल कभी देखी है तुम लोगों ने सर गाइस? क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन एम्बर कलर्ड बॉटल। एम्बर कलर की बॉटल मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर की बॉटल, यस ब्राउन कलर की। उन्होंने बेनेड्रिल का सोल्यूशन देखा होगा, मतलब बेनेड्रिल मेडिसिन है, पता होगा। तो वो भी एक एम्बर कलर की, ब्राउन कलर की बॉटल में रहती है। तो एम्बर कलर्ड बॉटल टू अवॉइड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ सनरेज, कॉन्टैक्ट विथ सनरेज। क्योंकि गाइस क्लोरीन की हर एक रिएक्शन में सनलाइट ही कैटलिस्ट का काम करती है। तुम लोगों को पता होगा क्लोरीन की कोई भी रिएक्शन ले लो, सनलाइट के साथ ही रिएक्शन स्टार्ट होती है एंड रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग उसमें उसे एम्बर कलर की बॉटल में स्टोर करते हैं। अब गाइस नेक्स्ट इज कैटलिस्ट पॉइजन। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट पॉइजन। अब इनहिबिटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन, इसमें हर एक जन कंफ्यूज होता ही है, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे देखो कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है। तो सब्सटेंस विच substance which decreases activity of catalyst, activity of catalyst is called as is called as कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है? तो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ही कम कर दे उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। नाउ गाइस कैटलिस्ट पॉइजन, इसके ऊपर जरा डिस्कशन कर लेते हैं अभी। तो चलो देखते हैं। अब देखो अगर समझो मैंने ये रिएक्शन की हाइड्रोजनेशन, जो सबको रिएक्शन पता है, तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड किया। गाइस हम लोगों को पता होगा हाइड्रोजनेशन या फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इसमें सिर्फ एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एक CH के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे CH के पास। दिस रिएक्शन हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। व्हाट आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? अब गाइस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड बन गया एंड डबल बॉन्ड में भी एडिशन पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन वापस एक बार होती है। अगेन H2 is added to CH2 डबल बॉन्ड CH2 in presence of palladium। तो ये रिएक्शन फिर से एक बार होती है एंड यहाँ पे H ऐड हो जाता है एंड CH2 का बन जाएगा भी एक H ऐड होने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है? तो गाइस अब यहाँ पे ये ऐसे कुछ रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन को हम लोगों को रोकना है, इस रिएक्शन को हम लोगों को क्या करना है, तो रोकना है। अब इस रिएक्शन को रोकने के लिए मतलब देखो इस रिएक्शन को रोकना है इन द सेंस व्हाट, ये इस रिएक्शन में हमेशा हम लोगों को इथाइन ईथेन में कन्वर्ट होते हुए मिलता है। ये रिएक्शन बीच वाले स्टॉप मतलब ईथीन पे रुकती नहीं है। ये रिएक्शन ईथीन पे हम लोग रोक नहीं पाते हैं। तो इस रिएक्शन को मुझे ईथीन पे रोकना है। अब अगर इस रिएक्शन को मुझे ईथीन पे रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो गाइस इस रिएक्शन में एकदम एंडिंग का प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? बिकॉज मैं पैलेडियम यूज कर रहा हूँ एंड पैलेडियम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन एकदम एंड तक जाती है, ये बीच में किधर बीच वाला स्टॉप लेती नहीं है। क्यों नहीं लेगी? बिकॉज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम इज वेरी एक्टिव एंड वो रिएक्शन को एकदम एंड तक लेके जाएगा। तो गाइस टू मेक इट स्टॉप, इसे बीच रास्ते में रोकने के लिए व्हाट कैन वी डू? तो वी विल ऐड कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है? तो गाइस हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट पॉइजन यूज करते हैं एंड कैटलिस्ट पॉइजन यूज करते वक्त उस कैटलिस्ट का नाम बन जाता है लिंडलार कैटलिस्ट। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट इज palladium deposited on calcium carbonate poisoned with lead acetate, ठीक है? हाँ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर BaSO4 हम लोगों ने अगर यूज किया तो यूजुअली
हम लोग उसे रोजेनमेंट कैटलिस्ट बोलते हैं। ओके, ये पढ़ा लिया है क्या? वेरी नाइस, गुड। तो गाइज यहाँ पे कैसे हो जाएगा? तो इट विल हैपन लाइक दिस, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। वेरी नाइस, तुम लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम हल्का हो गया। तो H2 in presence of Lindlar catalyst, in presence of Lindlar catalyst, Lindlar catalyst, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। एनी डाउट गाइस? तो ये यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये लेड एसिडेट जो है वो पॉइजन का काम कर रहा है गाइस, इट इज एक्टिंग एज अ पॉइजन। अब मुझे बताओ गाइस, तो पॉइजन की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है या कम होती है? रिएक्शन की स्पीड पॉइजन की वजह से बढ़ती है या कम होती है? तो गाइस रिएक्शन को पॉइजन कुछ नहीं करता, रिएक्शन को पॉइजन कुछ नहीं करता, पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम करता है। याद रखना, पॉइजन जो है वो रिएक्शन को कुछ नहीं कर रहा है, पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम कर रहा है, एंड कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम होने की वजह से ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड बढ़ी है। देखो, कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। पॉइजन क्या करता है? पॉइजन कैटलिस्ट की इस एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है। तो पहले स्पीड बहुत बड़ी थी, अभी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? तो गाइस मेरा ये क्वेश्चन है कि पॉइजन का ग्राफ कहाँ पे आएगा? पॉइजन का ग्राफ, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, 3 या 4। पॉइजन का ग्राफ कहाँ पे आएगा? 4 ऑप्शन दे दिए तुम लोगों को, कहाँ पे आएगा? आलोक करेक्ट आंसर है, महेश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। पॉइजन का ग्राफ कहाँ पे आना चाहिए? अनुज करेक्ट आंसर है, श्रावणी करेक्ट आंसर है, श्रुति करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखो, पॉइजन क्या कर रहा है? पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। अदिति करेक्ट आंसर है, अथर्व करेक्ट आंसर है। पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा है, तो पॉइजन का ग्राफ जो है ना गाइस, वो यहाँ पे कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट के बीच में आएगा। देखो, विदाउट कैटलिस्ट से अभी भी रिएक्शन फास्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है गाइस? पॉइजन के साथ रिएक्शन का रेट कम नहीं होता, पॉइजन के साथ रिएक्शन का रेट कम नहीं होता, वो विदाउट कैटलिस्ट के कंपैरिजन में अभी भी फास्ट है, बट प्योर कैटलिस्ट के कंपैरिजन में स्लो हो गई। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है? विदाउट कैटलिस्ट से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की ऑर्डर बोलूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में विदाउट कैटलिस्ट जो है वो सबसे स्लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो विदाउट कैटलिस्ट है वो सबसे स्लो है, कैटलिस्ट के साथ जो है सबसे फास्ट है, एंड बीच में आता है कैटलिस्ट पॉइजन के साथ, कैटलिस्ट पॉइजन के साथ। तो इन दोनों के बीच में आएगी पॉइजन की रिएक्शन। अरे मैंने क्या लिख के दिया और क्या बोला, समझ में आ रहा है कुछ? देखो, पॉइजन की वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो इनहिबिटर तो गाइज एकदम ऊपर आ जाता है, इनहिबिटर रिएक्शन को पूरी तरह से बंद कर देता है, रोक देता है, ठीक है? इनहिबिटर रिएक्शन को पूरी तरह से रोक देता है, बट पॉइजन जो है वो रिएक्शन को कैटलिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो डाउन करता है, प्योर कैटलिस्ट के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, ठीक है? तो मेक श्योर तुम लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट रीडिंग डालना, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, एंड टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में हम लोग डायरेक्ट डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, विच विल बिकम वे मोर इजियर मेरे ख्याल से, ठीक है? दो टाइप रहते हैं गाइस, एक रहता है होमोजेनस कैटलिस्ट, नंबर 1 इज होमोजेनस कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट, एंड नंबर 2 इज हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, heterogeneous catalyst. Okay guys, just give me a minute, pen is not working properly I guess.
चुकी है, आई गेस निब चेंज करने का टाइम आ गया है। ओके, सो गाइस होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस, ठीक है। तो होमोजेनस मींस होमो का मीनिंग क्या रहता है, सेम। तो कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन सेम फेज, कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन सेम फेज, इन सेम फेज एज रिएक्टेंट, एज रिएक्टेंट। एंड यहाँ पे क्या होगा, तो कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, ठीक है। अब गाइस हेटेरोजेनस, देख होमोजेनस कौन रहता है, होमोजेनस हमेशा गैसेस रहते हैं एंड लिक्विड रह सकते हैं। बट सॉलिड्स जो है दे आर ऑलवेज हेटेरोजेनस। ये तुम लोगों ने गाइस कभी पढ़ा है क्या, दैट सॉलिड्स आर ऑलवेज हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस जो है वो हमेशा सॉलिड कैटलिस्ट रहते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट आर ऑलवेज हेटेरोजेनस। ये याद रखना, सॉलिड्स आर ऑलवेज हेटेरोजेनस। अगर तुम लोग दो सॉलिड का मिक्सचर बनाओगे तो तुम लोग उसको डेफिनेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसमें दो अलग अलग सॉलिड्स हैं, ठीक है। अगर मैं राइस और व्हीट का मिक्सचर ले रहा हूँ, राइस व्हाइट कलर, व्हीट ब्राउन कलर, उन दोनों का मैं अगर मिक्सचर बना दूंगा तो तुम लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा कि इट इज मिक्स्ड, ठीक है। बट गैसेज गाइस, गैसेज आर ऑलवेज होमोजेनस। तो गैस और लिक्विड कैटलिस्ट होमोजेनस हो सकते हैं, गैस या फिर लिक्विड कैटलिस्ट जो है वो होमोजेनस हो सकते हैं। बट हेटेरोजेनस कैटलिस्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स ही रहते हैं। नाउ गाइस पॉइंट नंबर 3, नाउ टेल मी व्हिच वन इज मोर एक्टिव, होमोजेनस कैटलिस्ट आर मोर रिएक्टिव या फिर एक्टिव, या फिर हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। होमोजेनस गाइस, होमोजेनस में वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ना गाइस। तो अगर अच्छी तरह से मिक्स हो गया कोई सोल्यूशन तो ऑब्वियसली इट विल बिकम मोर एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इन केस ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, और कैटलिस्ट इज मोर एक्टिव, कैटलिस्ट इज मोर एक्टिव, ठीक है। बट यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज लो, या फिर कैटलिस्ट की एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है। व्हाई, बिकॉज ये अलग फेज में है गाइस, डिफरेंट फेज है यहाँ पे। नाउ गाइस यू टेल मी व्हिच वन विल शो एड्सॉर्प्शन, व्हिच वन विल शो एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन किस में होगा, हेटेरोजेनस में एड्सॉर्प्शन होगा गाइस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट शोज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व, एड्सॉर्प्शन mechanism is involved, and over here no adsorption mechanism, no adsorption mechanism is involved, ठीक है। याद रखो गाइस, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस में ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें किसी प्रॉब्लम, तो गाइस हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म क्या रहता है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस, एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। एंड ये एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन को, कौन सी रिएक्शन को, हाइड्रोजनेशन। नाउ गाइस हाइड्रोजनेशन की मैकेनिज्म क्या रहती है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्टिंग इट विद प्लैटिनम या फिर रैनी निकल, ये पता है ना, रैनी निकल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। इट गिव्स प्लस H2 के साथ, मतलब सिंपल मिस्टेक, दूसरा रिएक्टेंट भूल ही गया, इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल। अगर तुम लोगों का लिंडलर कैटलिस्ट हो गया तो रैनी निकल भी हो गया, सिन एडिशन, ओके वेरी नाइस। ऑर्गेनिक अभी अच्छी हो रही है मेरे ख्याल से। कितने लेक्चर हुए रवि सर के अभी तक, इट गिव्स अस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अरे एक लेक्चर में इतनी ऑर्गेनिक सीख ली है तुम लोगों ने, कब हुआ लेक्चर, कब हुआ बाय द वे, हाउ वाज इट। मतलब जितने आंसर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है, इतना समझ में आ रहा है। यप,
नहीं तो अभी तक तो अच्छा, ऑफलाइन में भी तुम लोगों के बहुत सारे लेक्चर्स हो रहे हैं। यस यस यस, सॉरी, वो एक पॉइंट भूल गया मैं। तो मतलब हाँ, 3 महीने से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो बहुत टाइम से ऑर्गेनिक पढ़ी जा रही है, तो अभी आ रहा है आंसर। ठीक है, ग्रेट। चलो अच्छी बात है। तो गाइज इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो गाइज इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म बोलूं, तो रैनिनिकल इज नथिंग बट पोरस निकल। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पोर्स आ जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग पोर्स ऐड कर देंगे तो एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये पोरस निकल रहता है जिसमें बहुत सारे पोर्स रहते हैं। रैनिनिकल इज नथिंग बट पोरस निकल। ठीक है, हाईली एक्टिव निकल। अब यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे हाइड्रोजन गैस उड़ रही है, इसके ऊपर ऐसे ये हाइड्रोजन गैस मजे में उड़ रही है। ठीक है, एंड निकल का सरफेस बहुत ज्यादा एक्टिव है। निकल के सरफेस ने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन ने निकल को देखा। ठीक है, एंड फिर बॉन्ड बन गया। तो अब गाइस हाँ, दोनों में केमिस्ट्री हो गई एंड दोनों में बॉन्ड बन गया। एनी डाउट? ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, इसे इसमें कौन से टाइप का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, केमिज ऑप्शन या फिजिज ऑप्शन? इसमें कौन से टाइप का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, केमिज ऑप्शन या फिजिज ऑप्शन? वेरी नाइस, दिस इज फिजिज ऑप्शन। नाउ गाइस, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अकर्स एट विच टेम्परेचर? हाइड्रोजनेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजनेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है? तो हाइड्रोजनेशन अकर्स एट अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्यों लगता है? बिकॉज गाइस एट 300 डिग्री सेल्सियस, ये अप्रोक्स है, एवरेज टेम्परेचर है। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टेम्परेचर लग सकता है, बट 300 डिग्री तो मिनिमम लगता ही है। 300 या फिर 200 पकड़ लो, कुछ बुक्स में 200 भी रहता है। ठीक है, तो इतना मन पे लगा के मत देना टेम्परेचर। हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो गैस 300 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है? अब अगेन यहाँ पे ये तीनों लेयर्स में बार बार अभी बनाऊंगा नहीं गाइस, मुझे सिर्फ ऊपर वाले लेयर चाहिए ना, तो ये बार बार 3 लेयर बनते नहीं बैठेंगी। ठीक है, अब इसके बाद में एक एक सिंगल लेयर ही बनाऊंगा। अब गाइस इस 300 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है? तो 300 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। अरे कुछ समझ आ रहा है? हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, पहले H2 था, 300 डिग्री पे सिंगल हाइड्रोजन बन जाते हैं। अब गाइस मुझे बताओ, हाइड्रोजन ने बॉन्ड तोड़ दिए, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना बहुत पसंद है, बट उसने अगर बॉन्ड तोड़ दिया तो इट विल बिकम अनस्टेबल। हाइड्रोजन को हमेशा एक बॉन्ड बनाना रहता है, बट बेचारे के बॉन्ड ही हम लोगों ने तोड़ दिए हाई टेम्परेचर पे लेके जाके। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अब ये महेश, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। तो ये अभी कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? तो अभी ये बॉन्ड बनाएगा निकल के साथ। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? निकल के साथ। समझ में आ रहा है? अभी निकल एंड हाइड्रोजन में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसे कौन से टाइप का एड्सॉर्प्शन बोलोगे? अब इसे कौन से टाइप का एड्सॉर्प्शन बोलोगे? अरे कुछ समझ में आ रहा है? देखो, फिजिक्स ऑप्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर, केमिज ऑप्शन अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। केमिज ऑप्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है जहाँ पे बॉन्ड टूटते हैं एंड वो एक नया स्पेसिफिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये केमिज ऑप्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं अपनी इथेन गैस। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं अपनी इथेन गैस। अब वापस वही सेम चीज, हाइड्रोजन ने कार्बन को देखा, कार्बन ने हाइड्रोजन को देखा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने कार्बन के ऊपर अटैक किया, इस कार्बन के डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइज अब देखो, हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। देखो, अब इसके बाद बीच में एक स्टेट बन जाती है। देखो, ये हमारे हाइड्रोजन थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन। ठीक है, इन छोटे छोटे हाइड्रोजन ने
कार्बन को देखा, कार्बन ने हाइड्रोजन को देखा, दूसरे कार्बन ने हाइड्रोजन को देखा, एंड बाकी के हाइड्रोजन तो वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनका कुछ काम है नहीं। नाउ गाइस व्हाट इज हैपनिंग, तो गाइस व्हाट इज हैपनिंग नाउ, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कार्बन और दूसरा कार्बन, इनके बीच का डबल बॉन्ड जो टूट रहा है, एंड ये कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ऊपर अगर बन रहा है तो हाइड्रोजन निकल के साथ अपने बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं। देखो ये केमिस्ट्री में बहुत कॉमन है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? एंड गाइस दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, हाईली हाई एनर्जी स्टेट, वेरी हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो बाद में गाइस एक पॉइंट आएगा ट्रांजिशन स्टेट के बाद, जब ये सारे बॉन्ड्स टूट गए, ये सारे बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए। बाय द वे गाइस दिस इज विच टाइप ऑफ एडिशन, सिन एडिशन या एंटी एडिशन? ये कौन से टाइप की एडिशन हो रही है? सिन एडिशन हो रही है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। क्यों? बिकॉज दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज सिन एडिशन। अभी तुम लोगों का ऑर्गेनिक अच्छा खासा हो गया है, ये भी चीज तुम लोगों को पता है। ठीक है, एंड बाद में होता क्या है गाइस, बाद में ये दो कार्बन जिन्हें पहले से 4 हाइड्रोजन अटैच तो थे, इनको दो नए अपने हाइड्रोजन ऐड हो गए। एंड अब देखो गाइस, निकल को किसे एड्सॉर्ब करना पसंद है? निकल एड्सॉर्ब करता है हाइड्रोजन को, ये इथेन को एड्सॉर्ब नहीं करेगा, तो ये इथेन निकल जाता है, इथेन निकल के उड़ गया, एंड वापस दिस निकल विल स्टार्ट हिज साइकिल, फिर से ये हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करेगा। देखो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। तुम लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ रहा है क्या कुछ? वापस नया हाइड्रोजन आएगा, हीट की वजह से वो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, केमिकल ऑप्शन होगा, वापस इथेन आएगा, हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करेगा, वापस ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सिन एडिशन होगी, वापस इथेन निकल जाएगा, वापस इट विल कीप ऑन हैपनिंग। तो कैटलिस्ट विल कीप ऑन रीजनरेटिंग, कैटलिस्ट बार बार फ्री होते जाएगा। हाइड्रो निकल का काम क्या है गाइस यहाँ पे? बाय द वे निकल का यहाँ पे रोल क्या है, रोल ऑफ कैटलिस्ट? यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल क्या है? प्रोवाइड सरफेस इज ओके, बट आई वांट अ स्पेसिफिक वर्ड। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स प्रॉपर, प्रॉपर, अभी कोई कंप्लीट करेगा इसको? कैटलिस्ट प्रोवाइड्स प्रॉपर प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखो गाइस, अगर तुम लोग गैसेस को ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो वो रैंडमली कोलाइड करेंगे ना, रैंडम मोशन दिखाते हैं वो। तो इथीन इथीन कोलाइड करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोलाइड करेंगे, जिससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अपने को प्रॉपर प्रॉपर कोलिजन चाहिए कि भाई ये हाइड्रोजन ने, देखो मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन ने कार्बन को देखा, कार्बन ने हाइड्रोजन को देखा, बराबर। तो वो प्रॉपर चीज होनी चाहिए, एंड वो प्रॉपर चीज कब होगी? जब हाइड्रोजन एक जगह पे स्टेडी है। ऐसे ही अगर रैंडम मोशन दिखाएंगे तो ये ऐसे एक दूसरे को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोगों को स्पेसिफिक कोलिजन चाहिए कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में रिएक्शन होनी चाहिए। अगर हम लोग गैसेस को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिल पाती। ठीक है गाइस, चलो तो ये लिख दो। चलो आगे बढ़े। ये लिख के हो जाए तो बता देना, डायग्राम बना के हो जाए तो बोल दो। एंड गाइस बहुत टाइम हो गया, किसी ने कुछ कॉल नहीं किया है, कुछ नहीं। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ टाइम पास के लिए कॉल करो, ठीक है? नहीं तो पता चला अभी लेक्चर के बाद ही 10-12 कॉल आ रहे हैं। बट अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो यू कैन कॉल अस। ठीक है,
आज औरंगाबाद नहीं आ पाया, मुंबई में पहले से लेक्चर्स थे। नाउ वी आर प्लानिंग, मतलब हर एक फैकल्टी एक एक करके आएगी, डोंट वरी, मिलने के लिए एटलीस्ट। अभी तो औरंगाबाद में खुद के टीचर्स भी है, ठीक है, बट स्टिल मुंबई से भी अभी आना स्टार्ट होगा। इनाग्रेशन था, पता है। यस, वुडरिच बोला तो गया है कि इस मंथ में होने वाला है, आने वाला है टाइम कि वुडरिच में भी विजिट देनी है। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 15 और 20th ऑफ दिस मंथ आई विजिट, प्लान तो है। यहाँ पे भी मुंबई में पूरा ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, तो सारे ब्रांचेस एंड ऑल, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं, बट ठीक है। यस गाइस, शुड वी कंटिन्यू? चलो, लिख के हो गया होगा सबका, आई गेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके, एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म हो गया। नाउ गाइस, लेट्स राइट डाउन सम एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ विल राइट डाउन सम एग्जांपल्स, एंड इन केस ऑफ एग्जांपल पहले होमोजेनस कैटलिस्ट के एग्जांपल देख लेते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देखे। होमोजेनस होमोजेनस कैटलिस्ट। नाउ गाइस, इन केस ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट, ये कॉमन एग्जांपल है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 गैस प्लस O2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ NO गैस। गाइस, हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? रिएक्टेंट भी गैसियस है, कैटलिस्ट भी गैसियस है। दे गिव अस 2SO3 गैस, गेटिंग इट? ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन। इज इट क्लियर? तुम लोगों को सिर्फ ये रिएक्शन याद रखनी है। दिस रिएक्शन, नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ये इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जो अभी इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लेड चेम्बर प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लेड चेम्बर प्रोसेस, ठीक है। राइट इट डाउन गाइस फास्ट। अब इसके अलावा एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन बहुत बार की गई है, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन देखते हैं। अब गाइस, एस्टरिफिकेशन में कौन किसके साथ रिएक्ट करता है? तो इन एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड is reacted with alcohol, ठीक है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ये दोनों एक्वियस में रहते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअली वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर था। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसका उल्टा। एंड यहाँ पे हम लोग एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब एस्टर फॉर्मेशन। नाउ गाइस, इवन दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एक्वियस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस होता क्या है, यहाँ पे इधर से OH और इधर से H निकल जाएगा, वाटर निकल जा रहा है, and oxygen attacks on C double bond O, and what I will get? I will get CH3 dash C double bond O, O C2H5 aqueous plus water निकल गया। Now guys, if you'll say लेड चेम्बर प्रोसेस में लेड यहाँ पे नहीं है, लेड के कंटेनर में रिएक्शन होती होगी, और क्या गाइस? ओके, नाउ गाइस ओवर हियर इफ you'll see, तो रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन एक्वियस स्टेट, एंड एसिड जो रहता है वो खुद एक्वियस में रहता है, तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन सेम फेज, एंड हेंस इट इज होमोजेनस कैटलिस्ट। आर यू गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड एज फिशर एस्टरिफिकेशन। फिशर एस्टरिफिकेशन। नाउ गाइस, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। अरे, हेटेरोजेनस catalyst. Now guys, in case of heterogeneous catalyst, ये कैसे होता है? Catalyst is present in solid state, याद रखना। तो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इस रिएक्शन का नाम सबको पता है, गिविंग अस 2SO3,
Gas. This reaction occurs in presence of V2O5, vanadium pentoxide, which is present in solid state. Which is present in solid state. अब मुझे बताओ guys, इस reaction का नाम क्या है? This reaction is called as contact process. मतलब ये contact process की reaction है, पता है ना? These are just example guys, जो inorganic point of view बहुत important है, ठीक है? अब ये reaction तो तुम लोगों को पता है, endo gas plus 3H2 gas. बताओ इस reaction का नाम? Reacting in presence of NH3. Sorry, reacting to give NH3. This reaction happens in presence of FeMO catalyst, molybdenum catalyst. ठीक है? Haber's process, very nice, correct बोल रहे हो? So this reaction is called as Haber's process. ठीक है? And guys, last reaction is N2 gas plus O2 gas, giving us 2NO. This happens in presence of platinum, rhodium, gauze. ठीक है? And this reaction is called as, देखो, normally this reaction occurs at 2000 degree Celsius या फिर 2000 Kelvin, बहुत high temperature पे reaction होती है. But when we use catalyst, this reaction happens at a lower temperature. This reaction happens at a lower temperature, and this reaction is called as Ostwald's reaction या फिर Ostwald's process, जो कि नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन में होता है. गाइस, अभी जो मैंने तुम लोगों को रिएक्शंस लिख के दी है, ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है? ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है? तो ये रिएक्शन प्लीज बहुत अच्छे से करके रखना. इनऑर्गेनिक के टाइम पे ये वापस रिवाइज होंगी. फिशर एसिडिफिकेशन ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. ठीक है? ओके, तो गाइस यहाँ पे FeMO में Fe is acting as a catalyst and MO is acting as a promoter. What are promoters? What are promoters? Promoters are substances. Promoter are substances which increases activity of catalyst by making their surface rough. Their surface rough. ठीक है? प्रमोटर्स क्या करते हैं? तो प्रमोटर्स कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं. देखो, पॉइजन जो था वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम कर रहा था, बट प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा देता है, वो उसके सरफेस को रफ कर देता है, तो गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होती है. गैस देखो, अगर अपने पास मतलब अगर कोई एक प्लेन दीवार है, इसके ऊपर पानी इजीली नहीं कैच होता, बट अगर तुम लोगों ने देखे होगा कुछ दीवारें ऐसे रफ बनाई जाती है, ऐसे रफ रहती है, बराबर, उसके ऊपर रेती मारी हुई रहती है, जिसको हम लोग यूजुअली हाथ भी लगाएंगे तो समझ में आता है कि इट्स क्वाइट रफ. इसके ऊपर अगर मैं पानी फेंकूं तो इसके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है गाइस? प्रमोटर का काम भी वही है. इट मेक्स सरफेस ऑफ कैटलिस्ट रफ, एंड जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. तो इन FeMO कैटलिस्ट, एमओ जो है वो प्रमोटर का काम करता है. ठीक है गाइस? कैटलिस्ट में एक छोटा सा पॉइंट, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी का. बाद में से हम लोग एक्टिविटी बोल रहे हैं, तो सारे के सारे मेटल्स एक्टिव रहते हैं क्या? तो नो, दैट इज नॉट द केस. ग्रुप 5 to group 11 metals are active. Metals are catalytically active. Catalytically active. अब गाइस ये कौन से मेटल्स है? तो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल तो बहुत अच्छे से आता है. तो पीरियोडिक टेबल क्या बोलते हैं? साइंस टीचर क्या हम लोगों ने दूसरा निवारक यूज किया था ना, स्कू टी वाले काका मने पेकोनी कॉपर जिंक. उसके बाद क्या था? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई. उसके बाद था लापता वरना रे, उसामा से इराक में
पिटवाऊंगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ग्रुप 3 टू ग्रुप 11, ग्रुप 3 टू ग्रुप 5 टू ग्रुप 11, they are highly active, they are what, they are highly active. What do I mean by that? तो देखो ये 3 4 5 गाइस, यहाँ पे 5 से एक्टिविटी बढ़ जाती है, यहाँ से हम लोग कैटलिस्ट यूज करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, कैटलिस्ट का यूज स्टार्ट करते हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, दीज आर वेरी हाईली एक्टिव। एंड उसके बाद 12 इज नॉट दैट एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेनेडियम इज यूज्ड इन वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, Fe हेबस प्रोसेस में, कोबाल्ट निकल रेनियम ये इंडस्ट्रियल लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है गाइस, इंडस्ट्रियल लेवल पे ये बहुत यूज होते हैं, तुम लोगों के सिलेबस में ये है नहीं। निकल प्लैटिनम प्लैटिनम तो तुम लोगों को पता है, कॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। तो गाइस these groups are highly active and इनमें 7 to 9 ग्रुप 7 to 9 it is very high, मतलब this is more active compared to rest of them। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव ग्रुप, मोस्ट एक्टिव कैटलिस्ट जो रहता है वो इन ग्रुप के रहता है, मोस्ट एक्टिव कैटलिस्ट इन ग्रुप के रहते हैं। तो गाइस दिस इज एक्टिविटी कि कौन से ग्रुप के मेटल ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा कैटालिटिकल एक्टिविटी दिखाने वाले हैं। एंड सेकेंड इज सिमिलरली अनदर वन इज सिलेक्टिविटी। नाउ गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिविटी? देखो ये सारे कैटलिस्ट एक्टिव है, सो वी कैन यूज ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली, बट कुछ कैटलिस्ट कुछ एक सिलेक्टिव रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो अगर आई एम मिक्सिंग CO gas, carbon monoxide plus 3H2. If this reaction is carried out in presence of nickel catalyst, so I'll get CH4 plus H2O. ठीक है, same reaction if carried out carbon monoxide and hydrogen, same compounds if reacted in presence of copper deposited on zinc oxide in presence of chromic oxide Cr2O3। ठीक है, अगेन तुम लोगों को ये सब याद रखना है नहीं, तुम लोगों को सिर्फ सिलेक्टिविटी क्या रहता है, एक्टिविटी क्या रहता है, ये टर्म्स पता रहने चाहिए। ठीक है, इनके पीवाई क्विज एक बार सॉल्व कर लेना, तुम लोगों को पता चल जाएगा ये चैप्टर कितना इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो व्हाट आई विल गेट CH3OH। नाउ गाइस रिएक्टेंट्स आर सेम बट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज वी आर चेंजिंग कैटलिस्ट, तो ईच कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक फॉर दैट specific reaction। Likewise if I am mixing CO plus H2, देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है, मुझे लगता नहीं मुझे रिएक्शन समझाने की जरूरत है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर अगर इनके साथ में रिएक्शन करूं तो आई विल गेट H डैश C डबल बॉन्ड OH formaldehyde। अगेन गाइस reactants are same but products are different because each catalyst is specific for that simple reaction। ठीक है, now tell me what is mixture of carbon monoxide and hydrogen is called? What is mixture of carbon monoxide and hydrogen is called? बताओ इसको क्या बोलते हैं? Very nice, अथर्व करेक्ट आंसर है। This is called as water gas। Good, water gas प्रणव करेक्ट आंसर है। Also called as thin gas। thin gas मतलब synthesis gas। देखो गाइस इसमें से कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस पॉसिबल है। Hence this mixture is called as synthesis gas। ठीक है, so this is activity and selectivity। if you have any doubt you can ask me। जल्दी जिनका लिखना बाकी है लिख दो, complete this fast। yes guys, कुछ डाउट है लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना मुझे सिर्फ। okay, next now guys enzymes। enzymes what are enzymes? बताओ enzymes क्या रहते हैं? बायोलॉजी स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स। enzymes are okay, enzymes are
प्रोटीन्स विच हैव स्पेशल फंक्शन, करेक्ट बोल रहे हो। रॉन्ग नहीं है आंसर, तो मैं रॉन्ग नहीं बोल पाऊंगा, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट वर्ड। मतलब एंजाइम्स आर प्रोटीन विच इज गुड, अच्छी बात है, करेक्ट है। दे आर स्पेसिफिक, दे हैव स्पेसिफिक नेचर, यस यू आर करेक्ट। बट एंजाइम्स को क्या, मतलब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेशन क्या है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे एंजाइम्स का रिलेशन क्या है। एंजाइम्स आर प्रोटीन, यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट है। तो एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सारे आंसर करेक्ट थे, बट ये सिंपल वर्ड है ना, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच वर्क इन आवर बॉडी, बायोलॉजी में काम आता है, ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो गाइस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 1 एंजाइम्स का, एंजाइम्स आर एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है इनकी, मतलब दुनिया में इनसे ज्यादा, देखो मोस्ट यूज किया जा रहा है वर्ड, दुनिया में इनसे ज्यादा एक्टिव कैटलिस्ट कोई नहीं है। तो दे आर मोस्ट एक्टिव, मोस्ट स्पेसिफिक, इनसे ज्यादा स्पेसिफिक रिएक्शन दुनिया का कोई भी कैटलिस्ट नहीं बता सकता। एक एंजाइम जो काम करता है वही जिंदगी भर करते रहेगा, ठीक है। एंड इनसे ज्यादा स्पेसिफिक रिएक्शन, मतलब वो दूसरे किसी रिएक्शन में जाएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। एक कैटलिस्ट और बहुत से रिएक्शन को फास्ट कर देता है, कॉपर तो दुनिया भर के रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली निकल भी दुनिया भर के रिएक्शन में यूज होता है, बट एक एंजाइम सिर्फ अपनी एक ही रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट स्पेसिफिक कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट स्पेसिफिक कैटलिस्ट, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स वर्क एट अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम्स वर्क एट अ optimum temperature. Tell me guys, at what temperature enzymes will react? At what temperature enzymes will react? जल्दी बताओ, कौन से टेम्परेचर पे एंजाइम्स रिएक्ट करेंगे? हाँ बॉडी टेम्परेचर पे करेंगे, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो यूजुअली दे वर्क एट 37 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा प्लस और माइनस 4, 4 नहीं 2 डिग्री, ठीक है। प्लस और माइनस 4 डिग्री भी हो गए तो हम लोग मर जाएंगे, पता है ना। 40 के ऊपर अगर बॉडी टेम्परेचर पहुंच गया तो हम लोग मर जाते हैं, 108 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो उसका रीजन यही है गाइस कि अगर हम लोगों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया, 40 है ना, 108 फ़ारेनहाइट मतलब 40 डिग्री ही होता है ना, आई गेस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अगर हमारा टेम्परेचर उसके ऊपर चला गया तो सारे एंजाइम्स वर्क करना बंद हो जाते हैं, एंजाइम्स वर्क करना बंद हो गए तो हमारी बॉडी वर्क करना बंद हो जाती है एंड हम लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एंड दे वर्क एट ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। नाउ गाइस सिमिलरली पॉइंट नंबर 3, मरने के बाद इंजेक्शन क्यों देंगे? हाँ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होता है, करेक्ट बोल रहे हो। उनके अंदर की सेकेंडरी बॉन्डिंग जो रहती है गाइस, यूजुअली प्रोटीन्स के अंदर 4 टाइप के बॉन्ड्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सेकेंडरी बॉन्ड सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड फिर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होता है या फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बनता है, काइंड ऑफ लाइक प्रिपरेशन ऑफ एग, ठीक है। अंडा अगर एक बार तुम लोगों ने गर्म कर दिया तो उसमें से कभी वापस ये नहीं निकलने वाला है, चिक नहीं निकलने वाला है, ठीक है, बचा नहीं होगा उसमें। तो सेम थिंग है यहाँ पे भी, ठीक है। एक बार टेम्परेचर बढ़ गया, अंडे की भुर्जी बन गई तो मर गए हम लोग, ठीक है। डीनेचुरेशन होना नहीं चाहिए एंजाइम्स का हाई टेम्परेचर पे। नाउ गाइस लास्ट पॉइंट, एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम पीएच। बताओ मुझे बॉडी का ऑप्टिमम पीएच क्या है? बॉडी का ऑप्टिमम पीएच अल्कलाइन है गाइस, याद रखना। बॉडी का ऑप्टिमम पीएच 7.2 के अराउंड, 7.24 के अराउंड, ठीक है। उस रेंज में हमारी बॉडी रहती है एंड एंजाइम्स वर्क इन द रेंज ऑफ 5 to 7, ऑन एन एवरेज 5 to 7 पीएच, ठीक है। 5 to 7, 5 क्यों? बिकॉज गाइस स्टमक, पेट के अंदर एसिड एसिड सिक्रेट करने के लिए एसिडिक कंडीशन लगती है, ठीक है। पेट के अंदर कौन से एंजाइम्स रहते हैं गाइस? एसिड सिंथेसाइज के लिए कौन सा एंजाइम पूछ रहा हूँ मैं, एसिड नहीं।
पेट के अंदर HCl एसिड रहता है, पेप्सिन, करेक्ट बोल रहे हो, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम्स हैं। पेप्सिन एसिड सिंथेसिस में काम होता है, हमारे बॉडी के Na+ के आयंस को H+ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन इज इन पैनक्रियास, ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायो नहीं, होता है कभी कभार मिस्टेक। तो ओके, नेक्स्ट। अब गाइस पेप्सिन पैनक्रियास में रहते हैं, स्टमक में नहीं रहता, याद रखना, मैं भी अभी याद रखूंगा। ओके, तो नाउ गाइस नेक्स्ट इज एंजाइम्स की मैकेनिज्म, ठीक है। एंजाइम्स का मैकेनिज्म क्या रहता है? एंजाइम्स का मैकेनिज्म वाज गिवन बाय फिशर, मैकेनिज्म का नाम है लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। एंड ये कैसे वर्क होता है? तो गाइस देखो, एंजाइम्स आर शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलना स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। इनका ऐसे एक स्पेसिफिक शेप रहता है, ठीक है, ऐसे एकदम एक मस्त वाला शेप, ठीक है। एंड ये सिलेक्टिवली क्या करेंगे, ये सिलेक्टिवली एक कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट की शेप पहले से इनके अंदर रहती है, कैटलिस्ट बोल रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की शेप रहती है। गाइस देखो, एंजाइम्स के पास ऐसा एक स्पेसिफिक शेप रहता है, जिस स्पेसिफिक शेप में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रिएक्टेंट आके बैठ सकता है। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो एंजाइम के अंदर अगर सबस्ट्रेट आके बैठ गया, तो ये आके ऐसे बैठ गया, चिपक गया, अब गाइस ये ऐसे अंदर आके बैठ गया, now what happens as soon as substrate enters, ओरिएंटेशन मिल गया गाइस। याद रखना, कैटलिस्ट का एक मेजर रोल ये भी रहता है कभी कभार कि वो सिर्फ ओरिएंटेशन देते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे रहते हैं जो ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये अपना सबस्ट्रेट है जो आके यहाँ पे चिपक गया है एंजाइम के साथ, ठीक है। अब गाइस, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है खुद, या फिर बाहर से कोई एक दूसरी तीसरी चीज आएगी कुछ, तो ओरिएंटेशन मिल गया ना गाइस, अब सबस्ट्रेट के साथ वो इजीली रिएक्ट कर पाएगी। पहले सबस्ट्रेट ऐसे बॉडी के अंदर किधर भी था, अब ये आराम से आके यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा। अब गाइस सबस्ट्रेट की रिएक्शन हो गई, अब मुझे बताओ, अगर सबस्ट्रेट रिएक्ट करके चला गया, मतलब रिएक्शन हो गई, तो उसका शेप पहले जैसा था, ये ट्रेपेजियम काइंड ऑफ, वो वैसे ही रहेगा या इट विल चेंज? इसका शेप वैसे ही सेम रहेगा या इट विल चेंज? व्हाट डू यू थिंक? तो ऑब्वियसली इट विल चेंज, रिएक्शन हो गई ना गाइस, तो इट विल चेंज। याद रखो गाइस, किसी चीज का अगर रिएक्शन हो रहा है, किसी चीज की अगर रिएक्शन हो रही है, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होना एक्चुअली एक रॉन्ग टर्म है, बट अभी तुम लोगों के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फाइन, ठीक है। तो इसका शेप जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक्चुअली इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, बट ठीक है, चलता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट बन गया जिसका शेप डिफरेंट है। अब गाइस मुझे बताइए, ये प्रोडक्ट यहाँ पे चिपक पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये प्रोडक्ट ऐसे निकल जाता है। एंड इस तरह से एंजाइम की मैकेनिज्म रहती है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। जैसा एक जैसे एक स्पेसिफिक चाबी एक स्पेसिफिक ताले के लिए रहती है, वैसे ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए रहता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो गाइस इसको हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? E+S gives us ES, which again gives us back E+P, ठीक है। तो now guys write it down fast, and with this catalysis is over, now we'll start with colloids, ठीक है। colloids से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो चलो ये जल्दी लिख दो, फिर हम लोग colloids से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग गाइस प्रॉपर 9 बजे तक पूरा लेक्चर लेंगे, ठीक है, सो दैट कल तुम लोगों का संडे में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, ठीक है। तो चलो ये जल्दी लिख दो फास्ट।
यस गाइस, लिख के हो गया, आगे बढ़े क्या? So next, now guys, let's start with colloids. Okay, now what are colloids? ठीक है, colloids रहता क्या है? देखो गाइस, हम लोग एक तीन मिक्सचर ऐसे बनाने वाले हैं। फर्स्ट मिक्सचर इज वाटर एंड NaCl। मुझे बताओ, तुम लोगों को यहाँ पे वाटर के अंदर NaCl दिखने वाला है क्या? फर्स्ट मिक्सचर इज वाटर एंड NaCl। यहाँ पे तुम लोगों को NaCl दिखेगा क्या? कैन वी सी NaCl इन इट? So definitely no, we can't. So guys, this is called as a true solution, and in true solution particle size is very small। बहुत छोटे पार्टिकल रहते हैं guys यहाँ पे, बहुत छोटे। एंड पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल मतलब क्या? तो इनकी साइज 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटी रहती है, बहुत छोटे पार्टिकल, बहुत। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। अब गाइस दूसरा सोल्यूशन एक, मतलब ये तीसरा सोल्यूशन है, इन दोनों के बीच में एक सोल्यूशन मैं वापस बनाने वाला हूँ। तो तुम लोग भी अगर मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हो तो बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, इसमें और एक बीकर आ जाए अपना। अब गाइस थर्ड सोल्यूशन इज वाटर प्लस सैंड। अब मुझे बताओ गाइस, वाटर प्लस सैंड के सोल्यूशन में तुम लोगों को सैंड के पार्टिकल्स दिखेंगे क्या? तो ऑब्वियसली दिखेंगे। व्हाई कैन वी सी इट? वी कैन सी इट बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ कोर्स मिक्सचर। एंड इन केस ऑफ कोर्स मिक्सचर, साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब पहले वाले में नैनोमीटर से भी छोटा, एंड लास्ट वाले में माइक्रोमीटर से बड़ा। पहले वाले में नैनोमीटर से छोटा एंड लास्ट वाले में माइक्रोमीटर से बड़ा, विच इज कॉल्ड एज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब गाइज इन दोनों के बीच में एक और टाइप आती है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मुझसे वाटर में कुछ थोड़े बहुत मिल्क के ड्रॉप्स गिर गए, वाटर प्लस मिल्क, वाटर में कुछ मिल्क के ड्रॉप्स गिर गए। ठीक है, तो क्या होगा? वाटर में मिल्क के ड्रॉप्स गिर गए। अब मुझे बताओ गाइस, वाटर में अगर मिल्क के ड्रॉप्स गिरते हैं तो हम लोगों को सोल्यूशन कैसे दिखता है? कुछ समझ रहे हो? मिल्की या फिर क्लाउडीनेस आ जाती है ना, इट बिकम्स क्लाउडी। बहुत हो गया ड्राइंग में, अच्छा लग रहा है ये करने। तो इट बिकम्स क्लाउडी, आर यू गेटिंग इट? सो गाइस, ये क्लाउडीनेस आने की वजह से हम लोगों को पता तो चल रहा है कि भाई पानी में कुछ तो मिलावट है। दिस इज NaCl, सॉरी NaCl क्या, मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन। एंड इसमें क्या होता है, इसमें जो साइज है, इसमें जो साइज है वो 10⁻⁹ से बड़ी है। वैसे तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ट्रू सोल्यूशन में साइज 10⁻⁹ से छोटी थी, तो यहाँ पे साइज जो है वो 10⁻⁹ से बड़ी है, 10⁻⁹ से बड़ी है, बट 10⁻⁶ से छोटी है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि दिस इज हेट्रोजेनस? एनी डाउट गाइस? तुम लोगों को कोलॉइडल रेंज समझ में आ रही है? बोथ आर हेट्रोजेनस। सेकंड एंड थर्ड, मिल्क इज कोलॉइडल पार्टिकल। यस, करेक्ट बोल रहे हो, मिल्क इज कोलॉइडल पार्टिकल। मिल्क इज कोलॉइडल पार्टिकल, यस करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है,
नाउ गाइस, बोथ आर हेटेरोजेनस, यस करेक्ट बोल रहे हो, इसमें टिंडाल इफेक्ट दिखता है। तो गाइस बोथ आर हेटेरोजेनस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सैंड एंड मिल्क, सैंड प्लस वाटर एंड मिल्क प्लस वाटर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो गाइस द सिंपलेस्ट डिफरेंस इज सैंड एंड वाटर, इसको अगर मैं किसी फिल्टर पेपर में से पास कर रहा हूँ, ठीक है, अगर सैंड प्लस वाटर को अगर मैं फिल्टर पेपर में से पास करूँ तो वो सेपरेट हो जाएंगे, सैंड फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, या फिर क्लॉथ में से किसी एक कपड़े में से भी अगर मैं पास करूंगा, मेरे टी शर्ट के कपड़े में से भी अगर मैं इसको पास कर रहा हूँ, तो सारी सैंड मेरे टी शर्ट के ऊपर चिपक जाएगी एंड वाटर नीचे निकल जाएगा, इजिली सेपरेबल। बट मिल्क जो है वो हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू या फिर कपड़े के थ्रू पास करके सेपरेट नहीं कर सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो लोगों को पता होगा ना, हम लोग जब मिल्क खरीदते हैं तो उसमें पानी की मिलावट रहती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, बट हम लोग वो ऐसे फिल्टर पेपर के थ्रू पास करके सेपरेट नहीं कर सकते कि ये देखो भैया इतना सा ही मिल्क है, इतना सारा पानी निकल रहा, ऐसे तो हम लोग कभी कर नहीं सकते। तो गाइज इट इज नॉट इजिली सेपरेबल, ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब गाइज इसमें दो चीजें रहती हैं, एक रहता है डिस्पर्स्ड फेज, इसमें दो चीजें रहती है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, दो चीजें, एक रहता है डिस्पर्स्ड फेज, नॉर्मली हम लोग इसे बोलते हैं सल्यूट, नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसे बोलते हैं सल्यूट, जो कि डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज डिस्पर्स होती है, सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन, सब्सटेंस which is present in colloidal range and is dispersed in and which form dispersion, which form dispersion, ठीक है, इस कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज। तो यहाँ पे गाइस डिस्पर्स्ड फेज किसकी है? मिल्क की है, वाटर की है? यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज किसकी है? मिल्क या वाटर? डिस्पर्स्ड फेज इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मिल्क या वाटर? एंड सेकंड इज डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। तो गाइस डिस्पर्जन मीडियम सब्सटेंस विच, substance in which colloidal particles are, colloidal particles are dispersed। गैस कहाँ पे चले गए सब्जन, ठीक है, इसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सॉल्वेंट, हो ना सब्जन यहाँ पे अभी? बताओ, मिल्क प्लस वाटर में विच वन इज डिस्पर्स्ड फेज? मिल्क प्लस वाटर में विच वन इज डिस्पर्स्ड फेज? डिस्पर्स्ड फेज कौन है यहाँ पे? करेक्ट बोल रहे हो श्रावणी? तो दिया करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है, सोम करेक्ट आंसर है, चेतन करेक्ट है। तो गाइज मिल्क इज डिस्पर्स्ड फेज, मिल्क डिस्पर्जन बना रहा है, वो डिस्पर्स हो रहा है, एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो यप है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, ऐसे बीच में थोड़ा सा चेक करना पड़ा मुझे, आंसर नहीं आ रहे थे। ओके, तो गाइज दिस इज क्वाइट इजी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कोलाइडल मिक्सचर, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कोलाइडल मिक्सचर, टाइप्स of colloidal solution. Now guys, in case of types of colloidal solution, in case of types of colloidal solution, they are distinguished in following type, ठीक है। तो number one is on the basis of state, on the basis of state. Number two is on the basis of, on the basis of nature, and third one is just a minute guys, I'm getting a call, sorry.
So guys, third type is on the basis of साइज या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, साइज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, साइज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। So guys, let's continue. On the basis of state, पहला on the basis of state। ठीक है, इसमें लोग एक छोटा सा ऐसे चार्ट बनाने वाले हैं। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, उसकी टाइप एंड उसके एग्जाम्पल। बहुत सिंपल चार्ट है गाइस, ठीक है, एंड तुम लोग भी अपना दिमाग लगा के इसमें आंसर दे सकते हो। एग्जाम में इसके अगर क्वेश्चन आ गए तो अपनी चांदी रहती है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी। ठीक है, तो याद रखो गाइस, इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना, गलती से भी, मतलब इसको, इस चैप्टर को छोड़ना मतलब पाप है, याद रखो, बहुत बड़ा पाप कर दोगे। एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया, नीट में आता ही है, मतलब मोस्टली आता ही है हमेशा, एंड जेई में अगर नसीब अच्छा हो तो आता है। बोला था मैंने 0 to 1 क्वेश्चन, मेजरली सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आता है, कभी कभार इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट के बदले, कभी कभार दोनों आ जाते हैं, दोनों इजी टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक करके ही जाना है तुम लोगों को, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में खत्म होने वाला टॉपिक है guys, इतना कुछ बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटू सा टॉपिक है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, तो करके जाओ, ऐसे समझो कि अपना नसीब अच्छा ही है और हम लोगों को ये क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो डिस्पोज्ड फेज, इसमें हम लोग डिस्पोज्ड फेज ऐसे सेग्रीगेशन करने वाले हैं। सॉलिड, लिखना स्टार्ट करो। सॉलिड, 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 उसके बाद लिक्विड, 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 फिर आएगा गैस, गैस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगेन सॉलिड, लिख ही देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड। ठीक है, तो गाइज समझ में आ रहा है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है बहुत कम, एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में भी सॉलिड प्रेजेंट है, और थोड़ा सा उसमें डिस्पर्स्ड फेज में सॉलिड ही प्रेजेंट है। इसे हम लोग बोलते हैं गाइज सॉलिड सोल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। सॉलिड सोल मतलब सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, एंड इसका एकदम मस्त वाला एग्जाम्पल रहता है कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास। अब गाइस कलर्ड ग्लास तुम लोगों ने देखे रहेंगे, हमारे घर पे भी कुछ ग्लासेस रहती हैं जो कलरलेस, मतलब ट्रांसपेरेंट प्योर रहते, ट्रांसपेरेंट ही है, बट उनका कलर कलरलेस नहीं रहता गाइस, वो थोड़ा सा ग्रीनिश, ब्लूइश या फिर येलोइश, रेडिश कलर की ग्लासेस रहती है, देखिए तुम लोगों ने। सॉरी गाइस, यस गाइस,
तो देखो, सॉलिड एंड लिक्विड, ये कलर्ड ग्लास, जिसमें ग्लास जो है वो सोल्यूशन का काम, मतलब मीडियम का काम कर रहा है, एंड जिसके अंदर डिस्पर्स स्पेस, देखो गाइस ये कलर्स लाने के लिए हम लोग मेटल के सॉल्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं कोबाल्ट ऐड करूंगा, रेड चाहिए तो मैं क्रोमियम ऐड करूंगा, अगर येलो चाहिए तो मैं यूरेनियम ऑक्साइड ऐड करता हूँ। मतलब ये अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग सॉल्ट्स रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड। गाइस इसे हम लोग सिर्फ बोलते हैं सोल सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज सोल। नाउ गाइस इन केस ऑफ सोल क्या होगा, देखो एग्जांपल बताओ इसका। तो एग्जांपल इज क्वाइट इजी, स्टार्च वाटर, या फिर स्टार्च सोल्यूशन, या फिर पेंट्स। पेंट्स पता है ना गाइस, जिसमें लिक्विड बहुत ज्यादा रहता है एंड सॉलिड बहुत कम रहता है, बट कलर करने के बाद वो सूख जाता है एंड सिर्फ सॉलिड बच जाता है, ठीक है। तो पेंट स्टार्च सोल्यूशन का, स्टार्च सोल्यूशन किसको नहीं पता। तुम लोगों के घर पे स्टार्च रहेगा नहीं रहेगा, तो कॉर्नफ्लावर तो रहेगा। कॉर्नफ्लावर पानी के अंदर अगर हम लोग डिजोल्व करेंगे तो इजीली होता नहीं है, बहुत टाइम स्टर करने के बाद वो एक बार डिजोल्व हो गया तो डिजोल्व तो होता है, बट वो क्लाउडीनेस ही आ जाती है, समझ में आ रहा है। तो दैट इज स्टार्च सोल्यूशन। या फिर पटाटोस, तुम लोगों ने चिप्स बनाने के लिए पटाटोस अगर काट के या फिर पटाटोस अगर छील के तुम लोगों ने पानी के अंदर भिगो के रख दिए, तो सोल्यूशन व्हाइटिश हो जाता है। पटाटोज आर मेड अप ऑफ स्टार्च, इसलिए कुछ काम के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो पटाटोज सिर्फ स्टार्च के बने रहते हैं, जो कि पानी के अंदर स्टार्च थोड़ा सा उनका डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। इसलिए पटाटोज खा के कुछ होता है नहीं, सिर्फ स्टार्च या प्रोटीन नाम की चीज के अंदर है नहीं। अब गाइस गैस बहुत ज्यादा एंड सॉलिड बहुत कम, गैस बहुत ज्यादा, गैस मीडियम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एरोसोल, ठीक है, एरोसोल। एंड इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, स्मोक या फिर स्मॉग, स्मॉग या फिर स्मोक, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। भाई स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो जले हुए हैं, राख जो उड़ते रहती है, ठीक है, स्मोक के साथ, तो स्मोक या फिर स्मॉग। ओके, अब गाइज सॉलिड बहुत ज्यादा है एंड लिक्विड बहुत कम है, ठीक है। सॉलिड बहुत ज्यादा रहना चाहिए और लिक्विड उसके अंदर डिजोल्व बहुत कम रहना चाहिए, ऐसा मुझे कोलोइडल सोल्यूशन चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं जेल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेल। एंड जेल में एग्जाम्पल आएगा जेली, तुम लोगों ने घर पे बनाई होगी, जिसमें हम लोग खाते जब उसको है तो इट इट फील्स लाइक सॉलिड। पानी अंदर जाने के बाद हम लोग को पता चला कि थोड़ा सा उसके अंदर लिक्विड भी है, ठीक है। जेली, पुडिंग, हेयर जेल, गाइस हेयर जेल तुम लोगों को पता होगा, हेयर जेल्स आर यूजुअली पॉलीमर, याद रखना, हेयर जेल्स आर नथिंग बट वाटर सोल्यूबल पॉलीमर, वो पॉलीमर रहते हैं। हम लोग जब उनको बालों को लगा देते हैं तो बालों को एक बार चिपक जाने के बाद वाटर कंटेंट जो है वो उड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। पुडिंग क्या रहता है, पुडिंग अभी मैं कैसे बताऊं, वैक्स नहीं गाइस, वैक्स इज नॉट अ कोलॉइडल सोल्यूशन, मतलब वो कोलॉइडल डिस्पर्जन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स रहती है, बट वो एक सेमी सॉलिड कंपाउंड है। तो गाइस यूजुअली क्या होता है, हम लोग जब जेल बालों को लगाते हैं तो वाटर कंटेंट उड़ जाता है एंड सिर्फ पॉलीमर बच जाता है, पॉलीमर मतलब प्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग, इसलिए वो बाल इतने कड़क कड़क हो जाते हैं। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड इज कॉल्ड एज emulsion, इट इज कॉल्ड एज emulsion एंड emulsion। तो इसका एग्जांपल मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर। पुडिंग क्या रहती है, अरे अभी तुम लोगों को पुडिंग नहीं पता तो मैं कैसे बता सकता हूँ, गूगल कर लो, खाने की चीज रहती है, जेली जैसी दिखती है, हाँ बहुत यमी रहती है। तो गाइस गैस बहुत ज्यादा और लिक्विड बहुत कम, गैस बहुत ज्यादा एंड लिक्विड बहुत कम, इसका एग्जांपल बताओ, गैस बहुत ज्यादा एंड लिक्विड बहुत कम। बाय द वे दिस इज अगेन इट इज कॉल्ड एज एरोसोल, यस हेलो करेक्ट बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज एरोसोल, जिसका एग्जांपल मिस्ट, मिस्ट, मिस्ट पता होगा तुम लोगों को, फॉग, ठीक है, फॉग जो नेचर में मिलता है वो वाला फॉग, ठीक है, परफ्यूम नहीं। एंड कुछ लोग परफ्यूम बोल रहे हैं, बट गाइस परफ्यूम्स आर नॉट एरोसोल्स, एक्चुअल में हम लोग इसका एग्जांपल बोलेंगे डिओड्रेंट, डिओड्रेंट में गैस बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तुम लोगों ने एडवर्टाइज देखी होगी ना, फॉग जब नया नया आया था, इसमें गैस है, वो वाला, ठीक है। नाउ गाइस सॉलिड बहुत ज्यादा एंड गैस बहुत कम, इसका सबसे, दिस इज अगेन कॉल्ड एज सॉलिड सोल, दिस इज अगेन कॉल्ड एज सॉलिड सोल, सॉलिड सोल्यूशन।
एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे इजिएस्ट एग्जाम्पल, स्पंज। ठीक है, स्पंज, कॉटन कैंडी, यस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी जिसके अंदर गैस ट्रैप्ड रहती है, नाइस। ठीक है, एंड लाइक वाइज गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्यूमिस स्टोन, मतलब ये मुझे यहाँ पे कुछ भी करके लिखना ही है, बट कॉटन कैंडी मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल लगा, प्यूमिस स्टोन। ठीक है, तो गाइस व्हाट इज प्यूमिस स्टोन? तो प्यूमिस स्टोन यूजुअली हम लोग इसके यूज, हाँ फ्लोट्स ऑन वाटर, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, तुम लोगों ने कंक्रीट के ब्लॉक्स देख रहेंगे रोड पे चलते चलते कभी, जो कि ऐसे देखते हो बहुत ही हेवी दिखते हैं, बट यू कैन लिफ्ट इट बाय यूजिंग वन हैंड, एक हाथ से हम लोग उसको उठा सकते हैं, एंड हम लोग लिटरली उसके साथ कैच कैच खेल सकते हैं, इतना हल्का रहता है। ठीक है, तो दोज आर प्यूमिस स्टोन जो वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली जो पेडिक्योर में यूज होता है, पेडिक्योर में पैरों को घिस के स्मूथ करने में यूज होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है बहुत बार, यस। अब गाइस गैस एंड लिक्विड, इसका एग्जाम, इसे हम लोग बोलते हैं फोम, बहुत सारी गैस एंड थोड़ा सा सॉरी बहुत सारा लिक्विड एंड उसके अंदर गैस, इसका एग्जाम्पल बियर, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम, ठीक है, तो राइट इट डाउन गाइस, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। ठीक है, स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। लास्ट वाले में गाइस तुम लोग कोई भी एरेटेड ड्रिंक ले सकते हो, कोई भी एरेटेड ड्रिंक चलेगी वहां पे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, यस, कोक, पेप्सी, शैंपेन। ठीक है, अभी भूख लगने लगती मुझे, थम्स अप, यस, स्प्राइट, सेवन अप, कोक, सब चलेगा। ठीक है, चलो लिख दो अभी के लिए, लिमिट अभी। माजा इज नॉट अ एयरेटेड ड्रिंक। चलो गाइस आगे बढ़े, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, तो गाइस थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, सॉरी थर्ड क्या, सेकंड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, मतलब टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। इसमें दो टाइप आती है गाइस, नंबर वन इज लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सोल्स। नाउ गाइस लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सोल्स, इसमें हम लोग इन्हें बोलते हैं सॉल्वेंट लविंग। लाया मतलब ऑयल एक्चुअली, लाया मतलब ऑयल, एंड हाइड्रो मतलब वाटर, तो हम लोग इसे अभी बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, फिलिक मतलब लविंग, तो दे आर सॉल्वेंट लविंग या फिर वाटर लविंग। ठीक है, अब मुझे बता गाइस, अगर कोलॉइडल सोल्यूशन को पहले से सॉल्वेंट बहुत पसंद है, तो इट विल बिकम इजियर टू मेक और डिफिकल्ट टू मेक? लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सोल्स आर इजी टू मेक और डिफिकल्ट टू मेक? दे आर क्वाइट इजी टू मेक, बहुत इजी हो जाते हैं बनाने में। ठीक है, नाउ गाइस पॉइंट नंबर थ्री, नाउ इफ दे आर इजी टू मेक, तो देखो अ, अब तुम लोगों को गाइस एक मैं एग्जांपल बता दूं। अगर समझो तुम लोगों के घर पे कभी ऐसे बारिश के सीजन में बोलो या फिर बहुत से बार ऐसे थोड़ा सा है ना डर्टी वाटर आता है, मतलब ऐसे डस्टी, या फिर जिसे हम लोग गडूरा सा पानी बोलते हैं। ठीक है,
ऐसे थोड़ा सा ऐसे ब्राउनिश वाटर आता है, ठीक है, जिसे हम लोग यूजुअली प्यूरीफायर में पास करके फिर पीते हैं। ठीक है, प्यूरीफायर इसको क्लीन कर देते हैं, नो डाउट। बट ये अभी प्यूरीफायर अभी के जमाने में आ गया है ना। अब मुझे बताओ गाइस, पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे? अगर ऐसा पानी आ जाए तो पहले के जमाने में हम लोग क्या करते थे? पहले के जमाने में, हाँ, हम लोग गाइस इसमें एलम घुमाते थे। हम लोग इसमें से क्या पास करते थे? एलम। पता है तुम लोगों को एलम क्या रहता है? टूटी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस एलम हम लोग घुमाते थे इसमें से, एलम। ऐसे एलम का एक छोटा सा टुकड़ा लेते थे, दिस इज आवर एलम। ये ऐसे जुर जुर 2 बार ऐसे घुमा दिया, एंड फिर जादू। तो बाद में क्या होता था? तो सारी की सारी डॉट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती थी, पता है ये देखा है ना गाइस? तुम लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा यार। अबे क्या बचपन से घर पे तुम लोगों के वाटर प्यूरीफायर है? वाटर प्यूरीफायर तो अभी अभी आया है ना। मतलब तुम लोगों की एज उतनी छोटी है कि शायद से तुम लोग पैदा हुए हो तब से वाटर प्यूरीफायर आगे रहेंगे। तो आई आई डोंट नो, बट स्टिल कभी ना कभी हुआ रहेगा वैसे भी। यार अगर मैंने मुंबई में देखा है तो तुम लोगों ने नासिक में तो देखा ही होगा। क्या फालतूगिरी कर रहे हो, नहीं देखा है बोल रहे हो? चलो ठीक है, नहीं देखा है तो ऐसे एलम घुमाते हैं, एंड सारी की सारी डर्ट जो है वो ऐसे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। हाँ ठीक है, चलो नासिक और औरंगाबाद में बहुत अच्छा पानी आता है, मुंबई में खराब पानी हम लोगों को भेजते हैं वो लोग। चलो देखो, तुरटी मराठी में बोलते हैं, यस, तुरटी मराठी वर्ड है। सो गाइज, यहाँ पे हुआ क्या? दिस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। ये देखो, ये कोलाइडल डिस्पर्जन था, इतना समझ में आ रहा है। ये डर्टी वाटर जो है वो कोलाइडल डिस्पर्जन है, वो अपने आप सेटल डाउन यूजुअली होता नहीं है। बट यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, नाउ गाइस, अगर लायोफिलिक सोल है, मतलब कोएगुलेशन समझ में आया गाइस? कोएगुलेशन सिंपल वर्ड्स में से हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होना, प्रेसिपिटेशन। सो गाइस, प्रेसिपिटेशन और एल्स कोएगुलेशन, ठीक है, इसमें होता क्या है? तो देखो गाइस, इट इज क्वाइट इजी। हाँ, ये ब्लीडिंग रुका रोकने में भी काम आती है, ब्लड को ये कोएगुलेट कर सकता है, छोटी एलम। ओके, नाउ गाइस, कोएगुलेशन लायोफिलिक सोल का इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? वाटर लविंग चीजों को कोएगुलेट करना, जिसको पानी में डिसॉल्व होना बहुत अच्छा लगता है गाइस, ठीक है, वाटर लविंग है या फिर सॉल्वेंट लविंग है, तो ऐसे कंपाउंड्स को वापस कोएगुलेट, पानी में से बाहर निकालना, इट इज डिफिकल्ट या इजी? इट इज डिफिकल्ट और इजी टू कोएगुलेट वाटर? इट विल बिकम डिफिकल्ट बिकॉज गाइस दे लव वाटर, उनको इसके अंदर डिसॉल्व होकर रहना बहुत अच्छा लगता है। तो दे आर डिफिकल्ट टू कोएगुलेट। तुम लोगों को कोएगुलेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? दे आर डिफिकल्ट टू कोएगुलेट। बट गाइस, अगर तुम लोगों को इसको वापस डिसॉल्व करना है, मुझे बताओ गाइस, ये मिट्टी अगर मैं सेपरेट कर दूं और वापस किसी और पानी में डाल दूं तो वापस मुझे कोलोइडल डिस्पर्जन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये डर्टी पार्टिकल्स, मतलब ये मैंने फिल्टर कर दिए, पानी निकाल दिया, ठीक है, एंड इसमें दूसरा पानी ऐड करके उसको स्टर कर दिया, तो वापस मुझे कोएगुलेशन कोलोइडल मिक्सचर मिलेगा कि नहीं? तो गाइस यस, मिलता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कोलोइडल मिक्सचर इज रिवर्सिबल। इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल रहता है, याद रखना। ठीक है, मतलब तुम लोग वापस इसके अंदर बहुत सारा पानी ऐड करो, मस्त स्टर कर दो, ये वापस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज क्वाइट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहती है। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल गाइस, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्टार्च इन वाटर, स्टार्च इन वाटर। ठीक है, स्टार्च इन वाटर का एग्जाम्पल मस्त एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि जिसमें हम लोग वाटर में स्टार्च ऐड करके उसको हीट करके थोड़ा सा वो डिसॉल्व हो जाता है। इट इज लायोफिलिक, स्टार्च पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट बी, ये वाला पार्ट जरा इंटरेस्टिंग है, लायोफोबिक। लायोफोबिक और एल्स हाइड्रोफोबिक।
ठीक है। नाउ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंट लविंग या सॉल्वेंट हेटिंग। तो फोबिक है मतलब सॉल्वेंट हेटिंग, फोबिया है उसे सॉल्वेंट का डर है, सॉल्वेंट हेटिंग या फिर वाटर हेटिंग। अब गाइस ये चीजें अगर पानी में डिजोल्व होना ही नहीं चाहती या फिर सॉल्वेंट में डिजोल्व इनको होना ही नहीं है, तो दे आर इजी टू मेक और डिफिकल्ट टू मेक, दे आर इजी टू मेक और डिफिकल्ट टू मेक। तो ऑब्वियसली गाइस इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मेक, वेरी नाइस, डिफिकल्ट टू मेक। अब गाइस इसका एक एग्जांपल, अगर समझो मैंने तुम लोगों को बोला कि सोना पानी में डिजोल्व कर दो, डिजोल्व सम गोल्ड इन वाटर, कैन वी डू इट? डिजोल्व सम गोल्ड इन वाटर, कैन वी डू इट? इज इट इजी? नो इट इज नॉट इजी, ठीक है। तो गाइस अगर इसे करना है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? देखो ये एक्चुअल में गोल्ड पानी में डिजोल्व करना डिफिकल्ट प्रोसेस है, और अगर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ऐसे गोल्ड लेंगे, एक आधा ग्राम ले लेना घर पे, तुम लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट चाहिए होगा तो। ऐसे थोड़ा छोटा सा 1 ग्राम का गोल्ड का पार्टिकल लेना एंड इसको क्रश करना स्टार्ट करो। क्या करना? क्रश। ठीक है गाइस, इसे हम लोग बहुत अच्छे से पीसते हैं, एकदम अच्छे से पीसने का इसको, ठीक है, ग्राइंड करने का। अब इसको गाइस एकदम अच्छे से हम लोग जब ग्राइंड करेंगे, एक्वा रीजिए इज केमिकल मेथड, मैं तुम लोगों को फिजिकल मेथड बता रहा हूँ, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है। इसको और छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करो, इसे और छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करो। तो गाइस गोल्ड को अगर हम लोग और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसका कलर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है गाइस? गोल्ड के जितने छोटे टुकड़े करोगे उसका कलर चेंज होता है। अगर तुम लोग इसको और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हो, और छोटा, और फाइन पार्टिकल्स अगर इसके तुम लोगों ने बना दिए, ठीक है, एकदम फाइन पार्टिकल्स, तो इसकी साइज गाइस और कम हो जाती है, एंड और साइज कम होने के बाद उसका कलर वापस चेंज हो जाता है, देन इट बिकम्स ग्रेनिश, लेट्स अज्यूम, ठीक है। एंड अगर इसको हम लोग और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फाइन पार्टिकल्स में अगर इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, अच्छा डाउट है सानी का, करेक्ट बोल रहे हो, बट किसी रफ सरफेस पे इसको घिसना, एक्चुअली आई एम टॉकिंग, तो स्क्रैच करना काइंड ऑफ थिंग। तो अगर हम लोग इसको और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो इट बिकम्स रेड। रेड आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड। एक बार रेड में चला गया तो उसके बाद इसका कलर चेंज नहीं होता, इसके बीच में भी इसके वॉयलेट और बहुत सारे कलर हम लोग को अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो इसके कलर ऐसे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। गोल्ड की साइज जितनी छोटी उतने अलग अलग कलर अपने को मिलते जाते हैं। सबसे लास्ट में सबसे छोटी साइज में अपने को कलर मिलता है रेड, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऑब्जर्वेबल है, ये हम लोग अगर घर पे भी करेंगे तो ये होगा, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा नहीं करो, ठीक है, बट ये होता है। एंड गाइज ये सबसे पहले नोटिस किया था एंशियंट रोमन्स ने, ठीक है। रोमन्स बहुत पैसे वाले थे शायद से, तो एक बार उन्होंने ये ऐसे ग्राइंड करना स्टार्ट किया, ठीक है, एंड देन दे नोटिस कि ओके, ये ऐसा करने के बाद गोल्ड अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखा रहा है, ठीक है। एंड फिर गाइज उन्होंने इसका अच्छा यूटिलाइजेशन भी किया, ठीक है। उन्होंने इससे पेंट्स बनाए, कलर्स बनाए, ठीक है, सोने के कलर्स, बहुत अमीर थे, ठीक है। एंड जो बड़े बड़े कैथेड्रल्स रहते हैं, कैथेड्रल समझ में आ रहा है गाइज, जो बड़े चर्च रहते हैं, उनके ऊपर तुम लोगों ने अगर उनके मतलब मूवीज में तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अब्रॉड में जो बहुत बड़े चर्च रहते हैं जिनको कैथेड्रल्स बोलते हैं, उनकी जो रूफिंग रहती है, उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग की जाती है, ठीक है गाइस। और उधर जो कलर किए गए हैं वो तुम लोगों को लगता होगा कि वो कलर हर साल मेंटेन किया जाता होगा, बट नहीं, वो कलर्स जो पहले 100-200 साल पहले या फिर 300-400 साल पहले जो पहले से मार के रखे हैं, अभी तक वो कलर वैसे के वैसे हैं। रीजन बीइंग दोज कलर्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड। वहां पे जो कलर किया गया है वो गोल्ड से किया गया है, ठीक है। तो गाइज दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक, ऑब्वियसली गोल्ड को एकदम फाइन क्रश करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट किया जा सकता है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक, ठीक है। यप, बट गाइस अभी मुझे बताओ, इज इट इजी टू कोएगुलेट? तो यस गाइस, ये बहुत इजी हो जाता है। पानी अगर उड़ गया, देखो पेंट मारने के बाद अभी वो जो वहां पे सॉलिड फॉर्म में गोल्ड है वो कोएगुलेट हुआ हुआ है ना, समझ में आ रहा है? वाटर में डिस्पर्जन करने के बाद हम लोगों ने उसको जस्ट जैसे ही हम लोगों ने उसको ये कर दिया, क्या बोलते हैं, ओके, अब जैसे हम लोगों ने उसको पेंट कर दिया, तो पेंट करने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में चला गया एंड इट बिकम्स कोएगुलेटेड, तो इट इज क्वाइट इजी टू कोएगुलेट, इजी टू कोएगुलेट, ठीक है। एंड गाइस इज इट रिवर्सिबल? तो इट इज इररिवर्सिबल।
देखो अगर एक बार पेंट मार दिया, अभी उस पेंट को वापस निकाल के मैं पानी में डिसॉल्व करूँ तो डिसॉल्व होने वाला नहीं है, तो इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। एंड इसका एग्जाम्पल मेटल नैनो पार्टिकल्स, मेटल नैनो पार्टिकल्स इन वाटर। ठीक है, ओके गाइस, विल स्टॉप हो गया, अभी ज्यादा टॉपिक्स बाकी नहीं है। ठीक है, इसमें एक थर्ड टाइप जो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज बाकी है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स एंड कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स बाकी हैं जो कि करते ही दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो कल एक मोटा मोटा एक घंटे का लेक्चर होगा एंड उसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे। तो प्लीज, कल संडे है, पता है मुझे तुम लोगों का संडे वेस्ट कर रहा हूँ मैं, बट 10 to 11 आ जाना। ठीक है, ओके, so guys, we'll stop here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you. Okay, bye guys. Bye.